गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सारे गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सबका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आज के इस 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह में मंच पर उपस्थित डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी जी, रजनीश पाठक जी, डॉक्टर जगताप सिंह जी, श्री हरेंद्र श्रीवास्तव जी और हमारे तमाम सारे भारतीय विद्या परिषद के विद्वत सम्मानित अधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम में पिछले 10 दिनों से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हमारे विभिन्न जनपदों से आए हुए 5 वर्ष तक की सेवा किए हुए आचार्यगण, प्राचार्यगण और बहनें, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ श्री शैलेश मिश्रा जी को, उन्होंने मुझे आप सबके बीच में उपस्थित होकर के आपसे अपने कुछ भाव, कुछ विचार शेयर करने के लिए मौका दिया। इसके पहले कि मैं आपसे सीधे बात करूं, मैं सबसे पहले तो इस बात के लिए क्षमा करना चाहूँगा कि मुझे यहाँ पे दरवाजे पे आपने एक बैच लगाने के लिए प्रयास किया और मैंने उसके लिए मना किया, क्योंकि मैं कहीं भी बैच नहीं लगाता। शायद आपको बुरा लगा होगा, लेकिन मैं उसको बताना चाहता हूँ कि आप क्यों मैंने बैच नहीं लगाया। और तमाम सारी जगह एक ऐसी प्रथा बन चुकी है कि हम सभी कार्यक्रमों में लोग जाते हैं, बड़े बड़े मुख्य अतिथि को बहुत बड़ा बैच, अन्य लोगों को उसके छोटा बैच, अन्य लोगों को और छोटा बैच। और मैं सोचता हूँ इस बैच का उपयोग क्या है। ऐसा नहीं कि मेरी पहचान को बना देता है, ऐसा नहीं कि मुझे कुछ एक नया रूप दे देता है, और उसका उपयोग क्या है। इसके बाद वो बैच न तो यहाँ किसी काम आएगा, न तो आपके घर पे किसी काम आएगा, और वो कूड़े में चला जाएगा। वो हमारे कूड़े को वृद्धि करना, कूड़े को बढ़ाना। इसलिए मैंने तय किया और मैं सबसे निवेदन करता हूँ, मैं आपसे भी ये निवेदन इस कार्यक्रम में करना चाहूँगा, इस बैच लगाने की प्रथा को आप बंद करें। आज पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत की कल्पना की है और आप सारे के सारे लोग इस बात से सहमत होंगे कि आज से 8 साल पूर्व जो भारत में चाहे ग्रामीण स्थिति हो चाहे शहर की स्थिति हो, जो सफाई की स्थिति थी, आज हम बहुत आगे उससे। आपको शहर में घूमते हुए आनंद आता है क्योंकि हमारा शहर साफ है। गांव में आपको जाते हुए बहुत आनंद आता है कि आपका गांव साफ है। ऐसा नहीं कि हम 100% उस स्थिति में पहुंच चुके हैं, लेकिन हम बहुत कुछ ऐसी उपलब्धि कर चुके हैं जो कि शायद 8 साल पूर्व जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले के प्राचीर से अपने देश को स्वच्छ बनाते हुए जब हम अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ 2019 के 2 अक्टूबर को मना रहे होंगे, उनको सबसे बड़ी श्रद्धांजलि देने की एक परिकल्पना, एक संकल्प लिया था। शायद किसी को ये विश्वास नहीं था कि हमारा देश इतना साफ हो जाए। और उन्होंने इस बात को कहा था कि सफाई कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं, क्योंकि जब उन्होंने 2 अक्टूबर 2014 को राजपथ से स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी, उन्होंने कहा था कि स्वच्छ भारत मिशन कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं, ये जनता जनार्दन का, हर एक भारत के नागरिक का कार्यक्रम है। जिस दिन इस देश के 1.25 करोड़ लोग ये तय कर लेंगे कि हम साफ सुथरे रहेंगे, हमारा घर, हमारा सड़क, हमारा मोहल्ला, हमारा कस्बा, हमारा दुकान, हमारा बाजार, हमारा कार्यालय सब कुछ साफ रहेगा, तो दुनिया की कोई भी ताकत में गंदी रहने नहीं देगी। और आज उसका परिणाम आप देख रहे हैं, जिसको उस समय कोई विश्वास नहीं कर सकता था, आज उसका परिणाम आप देख रहे हैं। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है
कि हम कैसे सफाई व्यवस्था रखने के लिए अपना क्या योगदान दे सकते हैं। मैं आपको स्मरण कराना चाहूँगा, मैं स्मरण कर रहा हूँ, मैं प्रणाम कर रहा हूँ अपने आचार्य का। जब मैं गांव के प्राइमरी पाठशाला में, आपने बताया हमारे गांव का नाम पहाड़ी पर, गांव के प्राइमरी पाठशाला में मैं पढ़ना चालू किया और हमारे गांव के प्राइमरी पाठशाला के प्राचार्य थे श्री मिश्रीलाल। उन्होंने उस समय, मैं बात कर रहा हूँ 1960s की बात कर रहा हूँ, 60s के उत्तरार्ध की बात कर रहा हूँ, जब मैंने पढ़ाई चालू की। उस समय हम सारे बच्चों को उन्होंने बताया था और मेरे मन के अंदर वो भाव घर कर गया कि जब कभी आप मूंगफली खा रहे हो, आप गन्ना चूस रहे हो, आप चने का या मटर का, आप जो हमारे यहाँ बुरहा कहते हैं उसको खा रहे हो, तो बहुतों को आप देखेंगे कि जैसे मुझे देख के कि बड़ी बुरा फील होता था कि ट्रेन में जाए, बस में जाए, लोग खा रहे हैं और जहाँ तहाँ फेंकते हुए खा रहे हैं। हमारे जो प्राचार्य थे, हमारे आचार्य थे श्री मिश्रीलाल जी, उन्होंने कहा कि जब भी कुछ खा रहे हो तो आप सामने कुछ कागज रख लो, कोई कपड़ा रख लो, कुछ चीज रख लो, जो रख सकते हो। आप गन्ने के हर छिलके को उस पर रखते जाओ, आप मूंगफली के हर दाने को उस पर रखते जाओ, जो गंदा उसे रखते जाओ, और जब सब कुछ आप अपना जो भी आप ग्रहण कर रहे हो ग्रहण कर लो, उसको ले जा करके किसी कूड़े घर में डालो, वहां भी साफ रहेगा और कूड़े में जाकर वो भी साफ रहेगा। उन्होंने उस समय हमें बताया था, जो आज ओडीएफ की हम बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन में, क्योंकि उस समय तो घर घर में शौचालय नहीं था, हम सारे जो शौच करने के लिए बाहर जाते थे, खेतों में जाते थे। तब श्री मिश्रीलाल जी ने हमें ये बात कही थी कि जब आप खेत में जाते हो तो शौच के बाद उसे मट्टी से ढक दिया जाए, जिससे उसके कीड़े ना, जिससे उसे गंदगी से और लोगों को नुकसान ना हो, आपको भी नुकसान हो, क्योंकि एक दिन के बाद जब अगले दिन आप जाएंगे तो वहाँ के कीड़े आपको भी दर्द कर सकते हैं और आपको भी नुकसान हो सकता है। और ये मेरे मन में ये बात भर गई, और उसके बाद मैं जहाँ भी, अगर कभी मैं छोटे बच्चे के रूप में मुझे ध्यान है कि अगर मैं कहीं बस में जा रहा हूँ, लोग खा रहे हैं, तो उनसे मैं प्रार्थना करता था, भाई आप कहिए तो मैं अपना कुछ दे देता हूँ, आप उसमें रख करके उसे खाइए, आप इसे इधर उधर मत देखिए। आज पूरा देश ये कर रहा है। मैंने दिल्ली में देखा था कि जब हम जाते थे ऑफिस से घर को जाते थे, लोग अपना निकाल करके खाते हुए, पीते हुए, कुछ उठा करके ऐसे फेंकते थे। बड़े बड़े अधिकारी, तमाम सारे व्यापारी, तमाम सारे लोगों को मैंने फेंकते हुए देखा, लेकिन आज आपको ये नज़ारा नहीं होता। आप किसी बाजार में जाए तो लोग आपको फेंकते हुए नजर नहीं आते, क्योंकि देश हमारा साफ हो चुका है। और उस साफ देश में मैं कहता हूँ इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि इसको जो है आप इस प्रथा को बंद कर दें, इससे कुछ हमें लाभ नहीं है। हम एक एक्स्ट्रा कूड़ा क्रिएट कर रहे हैं। जो कूड़े को साफ करने के लिए जो प्रिंसिपल्स है, रिड्यूस, जितना कूड़ा हम कम कर सके उतनी हमारे ऊपर जिम्मेदारी कम होगी। रीयूज, जिस चीज को हम बार बार रीयूज कर सकते हैं, अगर आप किसी को लेकर के दोबारा फिर से आप किसी को लगाए, आप 10 बार 20 बार 50 बार लगाइए, उससे कूड़ा कम होगा। एंड रिसाइकिल, आपको मालूम है कि गांव में वो पायजामा खराब होता था, काट करके उसकी थैली बन जाती थी, उसी का अंडर, उसका जो छोटे दुनिया बन जाता था। वैसे तमाम सारे, ये हमारी संस्कृति है। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल आज वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है, लेकिन ये हमारी संस्कृति है। और हमेशा हमेशा जो बाद में गुदड़ी में डाल करके वही अपने गद्दा भी बन जाता था, तकिया भी बन जाता था। ये हमारी संस्कृति है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से पूरे देश में, हमारे हर गांव हर शहर में आज डाल दिया, जिसको आज सब लोग, हमारे स्वास्थ्य के जो अंक, जो हमारे तमाम सारे इंडेक्सेस है, उसमें कितना सुधार हुआ है आप सोच नहीं सकते। अगर मैं आंकड़े आपको दूं, आप कल्पना नहीं कर सकते कितना सबसे बड़ा फायदा हमारी माताओं को हुआ है, जो उनको शौच के लिए तकलीफ होती थी, घर घर में शौचालय बना, उन्हें जो गंदगी नहीं हुई। सोचिए कि एक माँ के लिए, एक बहन के लिए कितनी तकलीफ की बात थी कि घर में उसको इसलिए अपने को दबा के रखना पड़ता था कि उसको शौच की व्यवस्था नहीं थी और वो सड़क पे जा नहीं सकती। कितनी सारी माताओं को कितने किस्म किस्म की बीमारियां होती थी, लेकिन आज हर घर में शौचालय है, हर घर में ये व्यवस्था है। और वो खुद छोटे छोटे बच्चे अगर आपको फेंकते हैं, आपको पॉइंट आउट करते हैं कि भाई आप फेंकी नहीं। जो बात मैंने कहा कि 1960s के उत्तरार्ध में, जब 1966-67 में मैं गाँव में पढ़ना चालू किया, अपने गाँव के प्राइमरी स्कूल में, तब कुछ नहीं था। एक कमरा होता था और हम लोग सब पेड़ के नीचे पढ़ा करते थे। कोई इमली के पेड़ के नीचे पढ़ता था, कोई आम के पेड़ के नीचे, कोई पीपल के पेड़ के नीचे। केवल कक्षा 5 के बच्चे उस विद्यालय के एक कक्षा में पढ़ने जाते थे। लेकिन
जो मसीह लाल जी ने जो हमें सीख दी, वो सीख हमारे मन में हमेशा हमेशा के लिए कर गई। आपकी वो ताकत है। एक दूसरी बात मैं इसके पहले कि आपसे बात करूं, एक दूसरी बात मुझे जो जहाँ पे थोड़ी खटकी, और मैं फिर प्रार्थना करूंगा शिक्षा परिषद से, और मैं कहूँगा कि आपकी और कोई बड़ी व्यवस्था हो वहाँ भी आप इसकी चर्चा करिए। आपने कुछ पुस्तकों का विमोचन किया, आपने देखा होगा कि उस पुस्तक का विमोचन जब मेरे सामने आया तो मुझे काफ़ी वक्त लगा उसे नोचने, उसे उखाड़ने में, ताकि उसको मैं बाहर निकालूँ। और उसके बाद मैंने उतना सारा कूड़ा मैंने यहाँ पे खड़ा किया, किसी महानुभाव ने उसको ले जा करके कहीं और किया। आखिर इसकी जरूरत क्यों है? आप चाहते हैं पुस्तक का विमोचन करना, मे भी मुख्य अतिथि जो आप उसे स्पेशल एक ओकेजन करते हैं, आप उसको धागा से बांध दीजिए, शुद्ध आप लाल पीला हरे धागे से बांध दीजिए। कोई कागज लपेटने की कोई मतलब कागज नहीं है, प्लास्टिक का जिससे आपने लपेटा हुआ, उसकी कोई आवश्यकता नहीं, उससे कुछ आपको नहीं मिलने वाला। आप केवल एक सिंबॉलिक, इसलिए कि वो एक अवसर है उसको लोगों के सामने विमोचन करने का, तो उसको सिंपल से गांठ खोले और वो लोगों को दिखा सकते हैं। बाकी जो मुख्य अतिथि के साथ है उसमें तो वो धागा भी बांधने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्हें केवल दिखा के तस्वीर बनानी है। तो क्यों हम इतना सारा कूड़ा पैदा करें? मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आप शिक्षक हैं, इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप शिक्षक नहीं बल्कि शिक्षकों से भी आप आचार्य हैं, प्राचार्य हैं। आप बच्चों को एक नई पीढ़ी को पैदा करने जा रहे हैं, एक नए भारत के नए लोगों को, नए नागरिकों को आप पैदा करने जा रहे हैं। आपके सामने वो उर्वरक मिट्टी है जिससे आप कुछ भी बना सकते हैं। जब कुछ भी आप बना सकते हैं तो आप ऐसा कुछ क्यों नहीं बनाइए जो कि देश की बहुत बड़ी ताकत बने। आपने सुना होगा इस साल 2021 के जो पिछला हमारा 2021 का 15 अगस्त 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी को आपने शायद लाल किले के प्राचीर से सुना होगा। मुझे सौभाग्य प्राप्त था, मैं भारत सरकार में सचिव था काफ़ी समय से, और मैं हर समय वहाँ उसके पास में बैठ करके मुझे सुनने का मौका मिला करता। इस साल के जो 15 अगस्त में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र को संबोधन था, उन्होंने कहा कि ये हम देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ आज़ादी के अमृत महोत्सव के तौर पर मना रहे हैं, लेकिन हमारी नज़र 2047 पे होनी चाहिए। 2047 हम अपने देश की आज़ादी की शताब्दी वर्ष मनाएंगे। हमें ये सोचने की जरूरत है कि हमारा देश 2047 में कैसा हो, हम क्या होंगे, क्या कर रहे होंगे, हमारे नागरिक कैसे होंगे, हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी होगी, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होंगे, हमारे जल संसाधन कैसे होंगे। इन हर चीज़ के बारे में हमारा दुनिया के देशों में हमारा क्या स्थान होगा, हमें ये सोचने की जरूरत है। और हमारा दिमाग भगवान ने ऐसा कुछ दे रखा कि हम सोच सकते हैं। पिछले 8 साल की जो इस प्रकार की एक अभूतपूर्व यात्रा हुई है अपने देश की, जो तमाम सारे क्षेत्रों में जिस प्रकार से विकास हुआ है, ये हमारा मानव मस्तिष्क इतना उर्वरक है कि आप सोच सकते हैं कि 2047 में हमारा देश कैसा हो। और अगर आप सोचते हैं कि हमारा देश ऐसा होगा, जैसे उदाहरण के लिए आप आचार्य प्राचार्य बहनें हमारी पढ़ाने जा रही बच्चों को, आज सोच सकते हैं कि हमारा देश कैसा होगा। उस देश के नागरिक को तैयार करने की जिम्मेदारी आपकी। आप बीज ही नहीं बो रहे हैं, बल्कि बीज को आप उसे सिंचित भी कर रहे हैं, उसे बुड़ाई सब कुछ चीज़ें कर रहे हैं कि वो फसल कितनी अच्छी होगी, उसकी जिम्मेदारी आपकी। आप कहेंगे हमारे पूरे देश की जिम्मेदारी नहीं है, मैं कहूँगा कि आपकी जितनी जिम्मेदारी है उतनी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कविता याद आती है, मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपके ध्यान के लिए निवेदन करना चाहूँगा। आप रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जानते हो, जो विश्व कवि थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। उनकी कविता है डूबते हुए सूरज को। डूबते हुए सूरज ने दुनिया से पूछा, कौन करेगा मेरा काम मेरे डूबने के बाद। डूबते हुए सूरज ने दुनिया से पूछा, कौन करेगा मेरा काम मेरे डूबने के बाद। सारी दुनिया शांत और स्तब्ध रहेगी। ऑब्वियसली एक सूरज उगता है, पूरी दुनिया को रोशन कर देता है, सूरज डूबता है, पूरी दुनिया को अंधकार में डाल देता है। अब इस सूरज की बराबरी कौन करेगा? दुनिया को कौन रोशन करेगा? सारी दुनिया शांत और स्तब्ध रहेगी। तब एक छोटे से मिट्टी के टिमटिमाते हुए दिया ने हाथ जोड़कर बोला, मैं करूंगा मेरे आका,
जो मुझसे संभव हो। आप मैं करूँगा मेरे आका जो मुझसे संभव होगा। अगर आप ध्यान दीजिए, सोचिए, एक छोटा सा मिट्टी का दिया अपने परिधि में वही सूरज है। एक मिट्टी का छोटा सा दिया, टिमटिमाता हुआ दिया, अगर उसकी परिधि केवल 5 मीटर की है, 4 मीटर की है, 1 मीटर की है, उस 1 मीटर की परिधि का सूरज वही है। और उस पूरे कितना भी घोर तिमिर हो, कितना भी घोर अंधकार हो, अगर वह एक छोटा सा मिट्टी का टिमटिमाता हुआ दिया जला दे तो अपने इलाके को पूरा रोशन कर देता है। तो उस इलाके का सूरज वही है। तो जब हम नए भारत की बात करते हैं, जब ऐसे आचार्यों प्राचार्यों की बात करते हैं, तो आपको टिमटिमाते हुए दिए हैं, आपको देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं सोच लेते कि हम पूरे देश को हम कैसे करेंगे, तो पूरा देश नहीं करेगा तो हमारे करने से क्या फायदा होगा। भाई आपको अपने इलाके के वो सितारे हैं जो वहां पे इतनी रोशनी कर देंगे, जो सूरज का काम वहां आप करेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। एक अध्यापक को, जो हमारे आचार्य हैं, आपको शब्द प्रयोग में आता गुरु। गुरु का मतलब होता है, गु का मतलब होता है अंधकार, रू का मतलब होता है रोशनी, प्रकाश। गुरु वो होता है जो कि अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जाता लोगों को, उससे हम गुरु कहते हैं। और वास्तव में जो बचपन का गुरु, मैंने आपको उदाहरण दिया मिश्री लाल जी का, जब मेरा भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन हुआ, मैं IIT कानपुर का विद्यार्थी था। IIT कानपुर से मैं आया, सुबह मैं कानपुर से आया, सुबह मुझे खाले प्रातः अपने गांव में पहुंचा। सबसे पहले अपने माँ बाप का मैंने प्रणाम किया और उसके बाद अपने उस घर के देवता का प्रणाम किया और मैं सीधा मिश्री लाल जी के घर गया। हमारे अध्यापक, जैसे मैं बहुत कुछ सीखा था, मैं सीधा उनके, हमारे गांव के बगल में, वो अनुसूचित जाति के थे। हमारे गांव का आप जानते हैं कि गांव में क्या सिस्टम होता है, लेकिन मैं सीधे उनके गांव पहुंचा। पिताजी माता जी का प्रणाम करने के बाद अपने कुल देवता का प्रणाम करने के बाद, और फिर वहाँ पता चला कि हमारे मास्टर साहब घास छीलने गए हुए अपने खेत में। वहाँ से उनका गांव हमारे गांव के बगल में गाँव। मैं घास छीलते हुए मैं पहुंचा मिश्री लाल जी क्या, और जाकर के मैंने सीधे उनका चरण स्पर्श किया। आप सोच नहीं सकते किस प्रकार की भावना, कैसे वो खड़ा होकर के उन्होंने ऐसे मुझे पकड़ लिया। उन्हें जानकारी तो थी कि उनका बच्चा IAS बन चुका है, लेकिन जिस प्रकार की भावना से, जैसी एक, आप सोच सकते हैं कि कितनी उनके अंदर, किस अभिव्यक्ति के साथ उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मेरे मन के सामने वो बात अभी आ रही। ये है आपकी ताकत। आप जब गढ़ते हैं, बनाते हैं, लोगों को आप लेखक बना सकते हैं, आप कवि बना सकते हैं, आप देश का प्रधानमंत्री बना सकते हैं, आप प्रशासक बना सकते हैं, आप सैन्य अधिकारी बना सकते हैं, आप बहुत कुछ बना सकते हैं। आप ऐसी ताकत देंगे और वो आपकी उपलब्धि होगी। आज भी मैं जब कभी गांव जाता हूँ, हमारे गांव के प्राइमरी स्कूल की एक ही मात्र भी जिंदा है। अभी मैं गांव गया था, थोड़े दिन पहले मेरी चाची का देहांत हुआ, उनका जो उनके त्रयोदश संस्कार था, उसके लिए मैं गया। तो हमारे वो अध्यापक आए थे, अगर नहीं आते हैं उनके घर पे जाकर मैं प्रणाम करने, उनके गांव में, हमारे गांव से उनका गांव कुछ 1.5-2 किलोमीटर दूर, जरूर उनका जाकर के थोड़ा स्पर्श करता हूँ। तो उन्होंने मुझे कक्षा 4 में पढ़ाया। मैं जाकर के रांची में पढ़ा, गाँव से निकला, सीधे भारत सरकार की एक स्कॉलरशिप प्राप्त हुई, जिससे मैं रांची में जाकर के मैं कक्षा 7 के आगे पढ़ाई मेरी रांची में हुई। एक विकास विद्यालय, जो कि एक गुरुकुल के जैसा विद्यालय था, सारा एजुकेशन अंग्रेजी में, लेकिन पूरी भारतीय जो संस्कृति है उसके मुताबिक, वैदिक संस्कृति के मुताबिक, सनातन संस्कृति के मुताबिक वहाँ पे सारा अध्ययन, अध्यापन, वो सारी की सारी व्यवस्था होती है। हमारे पेट के अंदर पहला दाना लाठी दाना जाएगा, भगवान की प्रार्थना के साथ इनका शुरुआत हुआ करता है। इस प्रकार के संस्कारों वाला मेरा विद्यालय था। अभी भी मैं उस विद्यालय के जो भी हमारे आचार्य जो मैं पढ़ाते थे, उनके साथ मेरे संबंध बने। वो भी मुझे याद करते हैं, मैं भी उन्हें प्रणाम करने के लिए याद करता हूँ। ये संबंध होता है बच्चे और गुरु का।
मेरे जहाँ मैं IIT में पढ़ा था, IIT के गुरु से मेरा कोई संबंध नहीं, IIT में मेरा कोई संबंध नहीं। मैं IIT जाता हूँ, IIT में मेरे अलग है, लेकिन जो हमारे स्कूल का, क्योंकि वो वक्त होता है जो पहला 12 साल होता है, पहले 12 साल में बच्चे का पूरा संस्कार, पहले उसके सारी की सारी आने वाली सारी की सारी चीज़ें उस वक्त बनती हैं। आपका इतना बड़ा महत्व है, आप आने वाले देश के उस नागरिक को बना रहे हैं जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा अमृत काल के नागरिक को बना रहे हैं, जबकि देश हमारा बड़ी ऊंचाइयों पर जाने वाला है। उस बच्चे को कितना कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं? अभी कृष्ण त्रिपाठी जी ने कुछ एक बातें बताई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बच्चे को अगर, अभी मैंने विदेशों में भी मुझे काफ़ी शिक्षा का अनुभव, काफ़ी सारा मुझे मौका मिला। आपने बताया भी, जैसे कि सिडनी के बारे में बताया, आपने नीदरलैंड्स के बारे में एक का बताया, और भी तमाम सारे जगह मुझे जाने का, पढ़ने का भी और पढ़ाने का भी मौका मिला। मैं विदेश के विश्वविद्यालय में मुझे पढ़ाने का भी मौका मिला। मैं आज जो भारत की शिक्षा नीति बनकर के 2020 में आई, उस शिक्षा नीति ने इस प्रकार का परिवर्तन ला दिया है। हर बच्चे में कितनी समान संभावनाएं हैं, इतनी सारा उसका पोटेंशियल है। उस पोटेंशियल को निकालने के लिए हमारी भारत की जो नई शिक्षा नीति आई हुई है, वो शिक्षा नीति उन संभावनाओं को खोल देती है। आप क्या बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, किस रास्ते जा सकते हैं। आपको उन बंधनों में पढ़ करके कि एक बार जैसे मैं इंजीनियरिंग किया तो मैं इंजीनियर ही बन सकता हूँ और कुछ नहीं बन सकता। मैंने मेडिकल किया तो मैं मेडिकल के अलावा कुछ नहीं कर सकता। अब ये हमारी शिक्षा नीति आपकी उन सारी चीज़ों को खोल देती है। आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बट आपका जर्नलिज्म में आपकी एक्सपर्टीज है, आप जर्नलिज्म का रास्ता कर सकते हैं। ये शिक्षा नीति हमारे देश की अपनी जो हमारी भाषाएं हैं, उन भाषाओं को सबको एक सादर आदर के साथ, उनको सम्मान के साथ, उनको सीख करके आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उसके आपको दे कितनी सारी ओपन संभावनाएं कर दी है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे के अंदर, बच्चे को सक्षम बनाइए, बच्चे में उत्सुकता लाइए, बच्चे को सीखने की प्रवृत्ति बनाइए, बच्चे के अंदर कुछ अच्छा करने के लिए बनाइए, बच्चे के अंदर स्वाभिमान लाइए, अपने देश के बारे में, अपने संस्कृति के बारे में, अपने सनातन संस्कृति के बारे में, उसमें वो बात लाइए। ये हम सब में, मैं देखता था आज देश बदल चुका है। आज हम लोग जब हम विदेशों में जाते हैं, हमारे विदेश के जो हिंदुस्तान के नागरिक हैं, बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हम भारतीय। अभी बहुत हाल की घटना है, यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई हो रही थी, जिसमें हमारे देश के तमाम सारे बच्चे जो आप पढ़ने गए हुए थे, पूरे सम्मान के साथ वापस लौटे। ये आज नए भारत की वजह से ये संभावना बनी, तो बच्चे वापस लौटे। और आपने सुना होगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, जब इन बच्चों से यहाँ पे उन्होंने मुलाकात की 5 कालीदास मार्ग में, उन्होंने कहा कि भाई पहले हमारे पास शिक्षा के उतने साधन नहीं थे, जिसमें से आपको शिक्षा की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन या तमाम सारे विदेशों में जाना पड़ता था। आज हर जिले में हमारा मेडिकल कॉलेज बन रहा है। आपको मेडिकल पढ़ने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, उच्च शिक्षा के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ और बन करके उसका स्तर भी बहुत अच्छे बन रहे हैं, ये सारी संभावनाएं बन रही। लेकिन सबसे बड़ी बात कि हमारे देश का ये सम्मान बना, तमाम सारे देश के लोग भी हमारे देश के जो लोग आ रहे थे उनके साथ मिलकर के आकर के बॉर्डर क्रॉस करके कहीं और चले जा रहे हैं। ये देश का स्वाभिमान। उन बच्चों में इस चीज का अपने इतनी ताकत हो कि हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारे जो गांव के मिसीलाल मास्टर थे, हमारे जो स्कूल के, जब मैं विकास विद्यालय रांची में पढ़ता था, हमारे टीचर कहते थे यू हैव इमेंस पोटेंशियल। केवल आपको देखने की बात है, अंतर्मुखी होने की बात है। एक बार देखिए तो फिर आप कुछ कर सकते हैं। और ये कौन कर सकता है? आपसे ज्यादा और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आप उस एज में उन बच्चों के साथ समय गुजार रहे हैं जिस एज में उन बच्चों को आने वाली सारी की सारी संभावनाओं को खोलने का मौका मिलेगा। उन बच्चों में वो संस्कार लाइए जो हमारे सनातन के संस्कार है, वो मूल्य लाइए जिसको एथिक्स कहते हैं। जिन मूल्यों का राज समाज में हो रहा है,
लोगों को बुरा नहीं लगता किसी का नुकसान करने में, लेकिन ये हमारा भारतीय मूल्य नहीं है। भारतीय मूल्य हमारे देने वाला है, भारतीय मूल्य सबके साथ रहने वाला है, भारतीय मूल्य हमारा समावेशी मूल्य है। ऐसे हमारे, मैं तो गांव वाला हूँ, गांव में हम सब समावेशी रूप में सारे के सारे सब अलग अलग लोग सब एक साथ हुआ करते थे, एक साथ काम करते थे, चाहे होली हो दिवाली हो, हर चीज को समावेशी हुआ करता था। ये हमारा भारतीय मूल्य है। हमारे अगर ग्रंथों को पाठ करें तो सारे के सारे उस प्रकार से सब मिलकर के काम करते हैं, और सब मिलकर के काम करेंगे तो फिर आपका गांव भी अच्छा होगा, शहर भी अच्छा होगा, प्रदेश भी अच्छा होगा, देश भी अच्छा होगा। तो देश जिस रास्ते पे चल रहा है, जिस प्रकार से आर्थिक विकास हो रहा है, वो तभी संभव है जब हर कोई अपना अपना वहाँ पे योगदान दे, और योगदान तब देगा जो उस योग्य बनेगा, उसको योगदान देने का। वो योग्य कैसे बनेगा? क्योंकि आप उसको जो संस्कार देंगे उस संस्कार से वो योग्य बनेगा। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन है, आप इतने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के साथ, आपका जो क्रिस्टल हुआ, इतनी बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको है। सरस्वती शिशु मंदिर का तो जब कभी रिजल्ट आते थे तो उसमें रिजल्ट में सरस्वती शिशु मंदिर के बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। मुझे ध्यान है, मैंने चाहे वो CBSE का रिपोर्ट और CBSE मैं भी पढ़ाऊँ, पर CBSE का हो या UP बोर्ड का हो या जहाँ भी, सरस्वती शिशु मंदिर में बच्चे बहुत अच्छे करते हैं। लेकिन अच्छा करना अंक लाने में नहीं है, एक अच्छा इंसान बनने में। आपको बात की जो हमारे डॉक्टर त्रिपाठी ने इमोशनल इंडेक्स की बात की, उस बच्चे में ये ताकत हो, परिस्थितियां आपको हर समय परीक्षा लेती रहती है, तो टूटे नहीं, और एक बड़ी हिम्मत के साथ, हर चुनौती के साथ, एक नए संकल्प के साथ और आगे बढ़े, और हर संकल्प सिद्धि की तरफ आगे बढ़ते हैं। लोग टूट जाते हैं, टूटते क्यों? जब वो कमजोर होते हैं, उनमें वो संस्कार नहीं आया। आपको वो संस्कार देना बच्चे को हमें 90% आना कि 95% आना कि 75% इमटेरियल, एक दर्शाता है कि आपको 90% 95%, आप कितने अच्छे इंसान हो, कितनी ताकत आप में है, किस तरह से चीज़ों को समझ सकते हो, ये आप में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप में वो लाने की आवश्यकता है, ऐसा लाने की आवश्यकता है कि जैसे मातृशक्ति को प्रणाम करें, मातृशक्ति को वो इज्जत दें। जो समाज में जो गुंडागर्दी बदमाशी, ऐसे तो उत्तर प्रदेश में इतनी ज़्यादा हमारा शक्ति, मिशन शक्ति के माध्यम से इतनी सारी कार्रवाई हुई है, जिससे अब इस प्रकार की बातें होती नहीं, लेकिन फिर भी समाज में कभी कभी रास हो सकता है। जब समाज में रास होता है तो ताकत कहाँ से आती है? ऐसे लोगों से आती है ताकत जो कि इस बात के लिए खड़े हो। हमारी माताएं, हमारी बहनें, उनको हमें समाज में उनको बराबर का मौका देना। हमारे जो लोग जो दिव्यांग जन हैं, उनको बराबर का मौका देना है, ताकि वो उनकी अलग ताकत है। समाज के हर वर्ग को, हर एक का अपनी अपनी ताकत है, और वही हमारी भारतीय संस्कृति है, वही हमारी सनातन संस्कृति है। तो आपसे मेरा निवेदन ये है, आप इतने महत्वपूर्ण कार्य को करने जा रहे हैं, उस कार्य को पूरे मनोयोग के साथ, एक जैसे हम प्रार्थना करते हैं, आप प्रार्थना कर रहे थे, माँ सरस्वती की प्रार्थना कर रहे थे, मैं सारा का सारा आपको सुन रहा था, कितने मनोयोग के साथ आप कैसे प्रार्थना कर रहे थे। वैसे ही इन बच्चों को माँ सरस्वती की एक उनका मानस पुत्र का आपने रूप दिया, नाम दिया, वैसे उन्हें गढ़ने का आप काम करिए, और ये सोच करके काम करिए कि आप एक नए भारत का निर्माण करें, एक ऐसे भारत का निर्माण कर रहे हैं जो दुनिया में एक बड़ी ताकतवर शक्ति बन करके निकलेगा। ऐसा नहीं कि पहले भारत ऐसा नहीं था। अगर पुराने अभिलेख देखें तो जब जहांगीर के दरबार में फतेहपुर सिकरी में जब अंग्रेज आया, तो कहा कि हमारा लंदन और पेरिस से कमजोर है। और आप पीछे तरफ घूम करके देखिए, जब हमारे गुप्ता का काल हो, मौर्य काल हो, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे हिंदुस्तान में होता है। ये तो हमारा पराभव चालू हुआ जब हम अपने आप को भूल गए, अपने ग्रंथों को, अपने संस्कारों को, अपने विद्वानों को, अपने मनुष्यों को हम भूल गए, इसलिए हम पीछे चले गए। बट एक बार दोबारा हम उस रास्ते पर चल चुके हैं, एक बार दोबारा हम उन चीज़ों को याद करने चल चुके हैं, एक बार दोबारा हम समझने लगे हैं कि हमें क्या था। एक हिंदुस्तानी दुनिया में कहीं भी जाता है, मैंने कहा मुझे बहुत बाहर जाने का मौका मिला, बहुत सारी जगह में पढ़ने गया, देश को रिप्रेजेंट करने गया, प्रदेश को रिप्रेजेंट करने गया, मैंने देखा जो ताकत एक हिंदुस्तानी में है, उस ताकत को उभारने की,
वहाँ जाके अच्छा कर सकता है, यहाँ क्यों नहीं कर सकता? कर सकता, क्योंकि आपको मौका मिला होगा। ये हमें अपने लोगों को लाने की जरूरत है। अगर आप उस चीज़ को लाएंगे तो तब जो हमारा कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े आपको लागो पाओ, बलिहारी को आपने गोविंद जी बताया। भगवान भी बताते हैं कि भगवान से भी बड़ा तो केवल गुरु होता है, क्योंकि वही उसको संस्कारित करता है। वही जो है मिट्टी है, एक किस्म को साधारण सी मिट्टी है, उसको ताकत देता है। तो आपको अगर आप ऐसा करेंगे, बहुत सारे लोग हैं, अभी जैसे परीक्षा हो रही थी, नकल करने में भी बहुत शिक्षक लगे, नकल कराने में लगते। हमें बड़ा नियंत्रण, राज्य सरकार को बहुत कुछ नियंत्रण करना पड़ा, बहुत कुछ एक्शन लेना पड़ता था कि ताकि हम इसको एक नकलविहीन परीक्षा कराएं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा कुछ लोभ हो गया कि ऐसा करने से उन्हें कुछ क्षणिक लाभ मिले। लाभ क्षणिक हो, ऐसा नहीं कि उनसे बहुत बड़ा परमानेंट अस्थायी तौर पर लाभ मिले। लेकिन जो अगर अच्छे बच्चे बनाकर अच्छे संस्कार वाले करेंगे तो वह स्थायी लाभ है। तो आप सबसे मैं यही अपेक्षा करूंगा, आज जो देश का बदलाव हो रहा है, आज जो हमारे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की जो आप सोचिए कि हर क्षेत्र में, तो प्रदेश की आप कहीं भी गांव में कहीं भी जाइए, जाकर के देखिए कि किस प्रकार से हमारा परिवर्तन, आपके स्कूल के आसपास जहाँ जाएंगे आपको परिवर्तन ही परिवर्तन नजर आएगा, और लंबा बड़ा परिवर्तन आने वाले समय में होने जा रहा है। उस चीज़ को आप बच्चों को उसके लिए तैयार करिए, जो जिम्मेदारी के साथ तैयार करिए। मैं एक बार दोबारा आप सबको प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सबके प्रति पूरा समाज, हर अध्यापक के लिए हर समाज ऋणी होता है, गुरु के लिए ऋणी होता है, क्योंकि आप भी समाज को चलाते हैं, आप समाज को एक नया रूप देते हैं। मैं दोबारा एक बार शैलेश मिश्रा जी को, आपको जो हमारी जो अन्य पदाधिकारी हैं जिन्होंने मुझे मौका दिया आपसे आकर के बातचीत करने के लिए, उसके लिए अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ। आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।